बच्चों, आज हम एक और सवाल लेके आए हैं इसी श्रृंखला में जिसमें हम बात कर रहे हैं। लेट्स कम टू द क्वेश्चन इटसेल्फ। सीधे आते हैं। इसमें क्या बोला हुआ है? एक द स्वान, द क्रैब एंड द पाइक। नहीं जानते हैं आप पाइक क्या होता है? मुझे भी नहीं पता, कोई नहीं पता, पर स्वान, क्रैब, पाइक तीन होंगे, जानवर से हैं, चाहे पानी में चलते हैं, लग रहे हैं। आर पुलिंग अ कार्ट, एक कार्ट को खींच रहे हैं। द स्पीड ऑफ स्वान इज ट्वाइस द स्पीड ऑफ पाइक एंड स्पीड ऑफ क्रैब इज हाफ द स्पीड ऑफ पाइक। यानी कि जैसे मेरे पास ये सवाल आया ना, मैंने इसको v डिनोट कर दिया कि इसकी स्पीड v है और इसकी स्पीड को मैंने स्वान की स्पीड को 2v कह दिया और क्रैब की हाफ ऑफ द पाइक है तो इसकी स्पीड को v/2 कह दिया। तो 2v एंड v/2, क्योंकि उसने स्पीड बोला है तो मैंने कहा मान तो लेता हूं, नहीं तो हाफ है टाप है करना, 2v हाफ v/2 देखते ही समझ में आता है कि हाँ ये क्या है। At a certain moment, the ropes connected to the cart to each animal lies in a horizontal plane and directed the same way as the velocity of the respective animal। यानी कि जो एनिमल जैसे कार्ट से बंधा हुआ है, ये एक एनिमल ऐसे बंधा है कार्ट से, तो ये अगर इधर जा रहा है तो ये रोप भी इसी के अलोंग है, यानी कि द एनिमल इज मूविंग अलोंग द रोप। ये लिखा हुआ है, जो भी एनिमल है वो रोप के अलोंग मूव कर रहा है। ठीक है। Moreover, the angle between velocity of swan and pike is given as 37 degree. हाउ शुड द वेलोसिटी ऑफ क्रैब बी डायरेक्टेड इन द सिचुएशन। यानी कि हमें यह दिया हुआ है कि एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड स्वान तो हमें दिया हुआ है, वेलोसिटी एंगल बिटवीन वेलोसिटी ऑफ स्वान एंड पाइक जो हमें है वो तो दिया हुआ है। स्वान और पाइक की वेलोसिटी का दिशा हमें पता है, लेकिन क्रैब की वेलोसिटी की दिशा हमें निकालनी है। दिस इज द क्वेश्चन। आई होप कि क्वेश्चन क्लियर है। तो जब ये सवाल मेरे सामने आया तो मैंने कहा कि जो मुझे पता है तो ये कार्ट से बंधे हुए हैं, तो मैंने यहां पर मान लिया एक कार्ट को मैं ट्रॉली से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। लेट्स से मैं इसका नाम टी रख रहा हूं, ट्रॉली का, बिकॉज आई विल यूज द सिंबल क्रैब, पाइक एंड स्वान। तो सी ऑलरेडी यूज है तो ट्रॉली सिंबल यूज कर रहा हूं। ट्रॉली से एक रस्सी जो है वो इधर बंधी हुई है, इधर बंधी हुई है, यहां पर है, और यहां पे हमने मान लिया कि आपका स्वान है। आपने कहा स्वान है और मुझे नहीं पता, और मुझे दो को तो मान ही सकते हैं विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी। और यहां पर पाइक है, ये स्वान है और ये पाइक है। मैंने क्रैब अभी नहीं बनाया बिकॉज जनरलिटी हम लूज कर देते हैं। अगर मैं क्रैब पहले ही पता होता किधर है तो स्वान और पाइक जो है उनके बीच का एंगल हमें पता है कि स्वान और पाइक जो रस्सियां हैं उनके बीच का एंगल, ये एंगल 37 डिग्री है। दिस एंगल इज क्लियर कट 37 डिग्री। द स्वान जो है वो आपका जो मूव कर रहा है, स्वान जो है वो इसी तरफ चल रहा है। स्वान की वेलोसिटी जो है वो 2v है, तो ये 2v वेलोसिटी से चल रहा है। स्वान 2v वेलोसिटी चल रहा है, और जो पाइक है उसकी स्पीड v है और वो इधर v स्पीड से चल रहा है। अब हमें क्रैब किस स्पीड से चल रही है निकालना है। तो एक सिंपल सी कहानी यहां पर ये है, मुझे कुछ भी ये पता है कि सब कनेक्टेड ट्रॉली से ही है, तो कहानी सारी की सारी ट्रॉली पे डिपेंडेंट होगी, बिकॉज उन सबका लिंक क्या है, स्वान, क्रैब और पाइक का लिंक क्या है, ट्रॉली है ना। तो ट्रॉली से ही सब कुछ खेल होगा। तो मैंने ट्रॉली बना दी, स्वान बना दिया, पाइक बना दिया, जो हमें पक्के से पता है। अभी क्रैब बनाऊंगा पर उसका मुझे पता नहीं है। अब हमें पता है पूरी कहानी में सोचूं क्या। मैंने कहा है क्या, मैंने कहा रस्सी है, तो रस्सी कंस्ट्रेंट लगाना पड़ेगा, नहीं स्ट्रिंग की लंबाई नहीं बदलती। यानी ट्रॉली कुछ इस तरह से चलेगी कि उसकी वेलोसिटी का कंपोनेंट टीएस लाइन के अलोंग 2v होगा, टीएस लाइन के अलोंग 2v होगा, और उसका कंपोनेंट टीपी लाइन के अलोंग v होगा। तभी तो उनकी, भैया अगर ट्रॉली मान लो जिधर भी चल रही है, इधर मान लिया ट्रॉली इधर चल रही है इधर, तो ट्रॉली की वेलोसिटी कंपोनेंट अलोंग दिस रस्सी दोनों t का और s का बराबर होना चाहिए, और ट्रॉली की वेलोसिटी कंपोनेंट इस लाइन के अलोंग भी बराबर होना चाहिए। तो बिल्कुल सही है। तो मैंने मान लेते हैं अभी हाल फिलहाल मैंने मान लेते हैं कि यहां पर ये जो ट्रॉली है इसकी वेलोसिटी जो हमारे पास है ट्रॉली की वो v1 है। लेट्स से ट्रॉली की वेलोसिटी v1 है। ट्रॉली की वेलोसिटी मैंने मान ली v1 है। अब आपने कहा कि आपको कैसे पता बीच में है कि नहीं है। बिल्कुल सही सवाल है कि हमें कैसे पता कि ट्रॉली की वेलोसिटी बीच में है, ये तिरछी है कि क्या है। अब एक बात पता है कि अगर ये एक बात देखते हैं कि अगर ये एंगल हमारे पास अल्फा है और ये एंगल अगर बीटा है, तो v1 cos अल्फा जो है वो 2v होगा और v1 cos बीटा जो है वो v होगा कंस्ट्रेंट से।
तो इसका मतलब है V1 cos अल्फा V1 cos बीटा से बड़ा है, तो इसका मतलब यह हुआ कि अल्फा एंगल छोटा होना चाहिए, अल्फा एंगल छोटा होना चाहिए। अब अल्फा एंगल छोटा होना चाहिए, इसका मतलब है इतना तो क्लियर है कि 2v की तरफ ही होगा, या तो यहां बीच में होगा या फिर इधर होगा, क्योंकि इन दोनों केसेस में v1 इधर हो क्वेश्चन मार्क, इधर हो क्वेश्चन मार्क, दोनों केस में वो जो एंगल 2v से बना रहा है वो छोटा मिल सकता है, मिल सकता है। अब बात है कि बीच में है कि किनारे है, इसको चेक करते हैं। अगर मान लो बीच में मैंने जिसे बनाया है वो ये है, तो v1 cos अल्फा की वैल्यू 2v है और v1 cos बीटा की वैल्यू v है। v1 cos अल्फा की वैल्यू 2v और v1 cos बीटा की वैल्यू v है, यानी इसका मतलब हो गया कि इन दोनों एंगल्स का जो रेशियो है वो 2 आ रहा है, cos अल्फा cos बीटा का रेशियो 2 आ रहा है। अब ये टोटल एंगल 37 है, cos 0 होता है 1, cos 0 होता है 1, cos 37 जो हमारे पास आ रहा है, cos 37 जो हमारे पास आएगा उसकी वैल्यू होती है हमारे पास 4/5। तो अगर मान लो इनका रेशियो, क्योंकि इन दोनों एंगल का समेशन 37 से ज्यादा तो नहीं हो सकता, अगर ये 0 भी है, cos 0 भी है, तब भी 1 जो है दूसरा एंगल 37 हो रहा है, तब भी वो उसका डबल नहीं है, 1 है और वो 4/5 है। क्या बोल रहा हूं समझिएगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अगर मान लो अगर मान लो हमें ये पता है cos 0 1 होता है, cos 37 पर अगर अल्फा और बीटा, cos अल्फा और cos बीटा का रेशियो 2 है, cos अल्फा जितना छोटा होगा उतना बड़ा होगा, तो cos अल्फा सबसे छोटा कर दूं 0 और बीटा को सबसे बड़ा कर दूं 37, तब भी इनका रेशियो जो है वो आपका 5/4 आ रहा है, यानी 2 तो आ ही नहीं रहा है इनका रेशियो। तो इसका मतलब है बीच में नहीं हो सकता, क्योंकि बीच में अगर होगा तो रेशियो 2 नहीं आ सकता, कभी भी कोई भी कैलकुलेशन कर लूं रेशियो 2 नहीं आ सकता। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। क्या बोला समझ में आ रहा है आपको? अगर मैंने फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं ये कह रहा हूं बेटा कि मान लो ये अल्फा है और ये बीटा है, तो एक बात आपको दिख गई कि cos अल्फा अपॉन cos बीटा की वैल्यू 2 है। cos अल्फा की वैल्यू, तो cos अल्फा और cos बीटा की मैक्सिमम वैल्यू अगर हम बात करें, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा, तो cos अल्फा बड़े से बड़ा कब हो सकता है? जब 0 हो जाए, और cos बीटा छोटे से छोटा कब हो सकता है? जब 37 हो जाए, क्योंकि दोनों का समेशन तो 37 है। उस केस में भी अगर मैं ये कंडीशन ले रहा हूं, तो उस केस में भी ये 5/4 आ रहा है इनका रेशियो, यानी 2 नहीं आ सकता, यानी कि ये सिचुएशन नहीं हो सकती, v1 को होना पड़ेगा बाहर ही। तो v1 यहां पर ही होगा, यानी कि ट्रॉली की वेलोसिटी इस तरफ ही होनी चाहिए। ये पक्के से क्लियर हो गया। पहली बात पता चली कि ट्रॉली को जो 2v से स्वान की वेलोसिटी से छोटा एंगल बनाना है, और वो उस तरफ ही हो सकता है, बीच में नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हुआ कि अगर अब मैं फाइनल फोटो बनाने की कोशिश करूं, तो हमें ये पता चल चुका है बच्चों कि आपका जो ट्रॉली है वो स्वान के लेफ्ट साइड में होगी, मतलब स्वान के एक तरफ होगी, और पाइन जो है वो दूसरी तरफ होगा, और क्रैब देखते हैं कहां होगा। तो एक बात हमें जैसे ये क्लियर हुई, तो मैंने एक रस्सी ये बनाई, एक रस्सी हमने ये बनाई, और हमारे पास ये हमने बना दिया यहां पर ट्रॉली। तो दिस इज योर ट्रॉली, दिस इज योर स्वान, दिस इज योर पाइक। स्वान इधर की तरफ चल रहा है v से, पाइक इधर की 2v से, और पाइक इधर चल रहा है v से, और हमारे पास जो ट्रॉली है वो इधर हम निकाल चुके हैं, इधर की तरफ होगी तो v1 से। लेट से ये एंगल अल्फा है और लेट से ये एंगल 37 डिग्री है। अब हम इक्वेशंस लिखते हैं। इक्वेशन अगर हम लिखने की कोशिश करें तो पहली इक्वेशन आएगी v1 cos अल्फा इज इक्वल टू 2v, और दूसरी इक्वेशन आएगी v1 cos अल्फा प्लस 37 डिग्री इज इक्वल टू v। तो अगर मैं यहां से देखूं तो हम यहां लिख सकते हैं cos अल्फा, इसको खोल देते हैं, cos अल्फा cos 37 डिग्री, cos अल्फा cos 37 डिग्री, cos अल्फा cos 37 डिग्री, माइनस साइन अल्फा साइन 37 डिग्री इज इक्वल टू cos अल्फा डिवाइड बाय 2।
तो ये हमारे पास आया, ये हमारे पास आया cos 30 से 4/5 है, तो 4 cos अल्फा माइनस 3 sin अल्फा इज इक्वल टू 5 cos अल्फा बाई 2। cos अल्फा बाई 2 का मल्टीप्लाई किया तो 8 cos अल्फा हो गया, और 8 cos अल्फा से वो 5 cos अल्फा इधर आया, तो ये हमारे पास हो गया 3 cos अल्फा, और 3 6 उधर गया, तो 3 cos अल्फा इज इक्वल टू 6 sin अल्फा। तो हमारे पास 10 अल्फा की वैल्यू साफ सुथरी आ गई, हाफ। 10 अल्फा की वैल्यू हमारे पास हाफ आ गई। 10 अल्फा की वैल्यू जैसे ही हमारे पास हाफ आ गई, तो हम यहां से v1 cos अल्फा 2v है, तो v1 को v के टर्म में लिख सकते हैं। 10 अल्फा अगर हमारे पास हाफ है, तो हम लिख सकते हैं v1 इंटू कॉस अल्फा, विच विल बी 2/√5, 2/√5, कॉस अल्फा की वैल्यू 2/√5 इज इक्वल टू 2v। तो v1 हमारे पास v√5 आ गया, v1 हमारे पास v√5 आ गया, तो v के टर्म में आ गया। अब हमारे पास जो क्रैब बचा है उसकी वेलोसिटी जो है वो v/2 है, और v1 का कंपोनेंट उसकी रस्सी के अलोंग इन तीनों कंपोनेंट से होना चाहिए, उसका एंगल सबसे बड़ा होना चाहिए। तो हमने उसके हिसाब से कहा कि क्रैब इस तरफ कहीं लाइन में चल रहा होगा, और लेट्स से ये एंगल बीटा है, लेट्स से ये एंगल बीटा है। अगर ये एंगल बीटा हमारे पास है और इस क्रैब की वेलोसिटी जो है वो इधर की तरफ v/2 है, तो v1 हमें बीटा ही निकालना है, v1 का cos अल्फा प्लस 37 डिग्री प्लस बीटा की वैल्यू v/2 के बराबर होगी, और v1 v√5 है, तो cos अल्फा प्लस 37 डिग्री प्लस बीटा की वैल्यू जो हमारे पास आ जाएगी वो आ जाएगी 1/2√5, 1/2√5। तो अगर 1/2√5 आ जाएगी, तो हमें अल्फा प्लस 37 डिग्री प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी cos इनवर्स 1/2√5। प्लीज डू द कैलकुलेशन ऑल्सो, केयरफुल रहना है, हमें बीटा चाहिए, अल्फा इज ऑलरेडी नोन टू अस, अल्फा हमें पता है, तो बी हमारा फाइनल आंसर जो आ जाएगा यानी बीटा, यानी वो एंगल जो क्रैब पाइक से बना रहा है, बीटा की वैल्यू वो हमारे पास आ जाएगी tan इनवर्स हाफ प्लस 37 π/180, सबको रेडियन में लिखते हैं क्योंकि 37 डिग्री है, π/180 माइनस अल्फा प्लस 37 प्लस सॉरी दिस नहीं, cos इनवर्स 1/2√5 minus this number is your beta. So this is our final answer of this question. So I hope कि ये सवाल भी आपके समझ में आ गया होगा। Thank you very much. It was a very wonderful question. बहुत मजेदार था, डरे बिना करना था, अगर किया होगा तो हो गया होगा। Thank you very much. Bye, सभी को enjoy your life.